हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट केमिकल लेक्चर के केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। आज उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर जो था वो थियोरेटिकल पोर्शन का था। उन थियोरेटिकल पोर्शन का यूज कैसे करना है इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant in terms of concentration. Equilibrium constant in terms of concentration means मैं बात करने वाला हूं Kc की। मैं किसकी बात करने वाला हूं? Kc की बात करने वाला हूं। Equilibrium constant in terms of concentration means Kc की बात करने वाला हूं। देखिएगा मैंने एक जनरलाइज रिएक्शन लिख रहा हूं। जनरलाइज रिएक्शन लिखी M1A प्लस M2B कन्वर्ट हुआ N1C प्लस N2D में, जिसे मैंने ये जनरलाइज रिएक्शन लिखी। ये दो टाइप की रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन में। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है M1A प्लस M2B कन्वर्टेड N1C प्लस N2D, एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी है इसके अंदर। बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी है? N1C प्लस N2D कन्वर्टेड इंटू M1A प्लस M2B, ये इसकी बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा A रेज टू द पावर M1 B रेज टू द पावर M2, बिकॉज रिएक्टेंट इन फॉरवर्ड रिएक्शन इज A एंड B। ठीक है, तो RF इज इक्वल टू KF A रेज टू द पावर M1 B raised to the power M2. Similar way में rate of backward direction is KB C raised to the power N1 D raised to the power N2, where KF and KB rate constant of forward and backward reaction. Forward and backward reaction के ये rate constant है। क्या है? rate constant है। ठीक है, अब अपन को मालूम है एट इक्विलिब्रियम जो है, एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू क्या होता है? RB। आप बराबर करें RF और RB को। RF इज इक्वल टू KF C रेस टू दी पावर A रेस टू दी पावर M1 B रेस टू दी पावर M2 इज इक्वल टू KB C रेस टू दी पावर N1 D रेस टू दी पावर N2। ये हो जाएगा। अगर ये होगा तो KF अपॉन KB कीजिएगा आप, C रेस टू द पावर N1 D रेस टू द पावर N2 अपॉन A रेस टू द पावर M1 B रेस टू द पावर M2 आ जाएगा। बोलो KF अपॉन KB, KF भी कांस्टेंट है KB भी कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट दे देते K। ये हो जाएगा C रेस टू द पावर N1 D रेस टू द पावर N2 अपॉन A रेस टू द पावर M1 एंड B रेस टू द पावर M2। ये हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, लेकिन किसकी टर्म्स में लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर इन जनरल बात करूं मैं, इन जनरल तो Kc जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो एज यूजुअल आपको लगाना ही है, तो Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। C एंड D क्या है? प्रोडक्ट है। A एंड B क्या है? रिएक्टेंट है। उसके बेसिस पे बात चल रही है। ठीक है, चले आगे। ये Kc की बात हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? उसको अपन बोलते हैं Kp। उसको क्या बोला जाएगा? Kp बोला जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करें दैट इज, ये क्या होगा? Kp होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन, आराम से सुने। Kp जो होगा वो सिमिलर वे में लिखना है, बस आपको मालूम है गैस स्टेट Kp तक। सुने एक बात को, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात को सुने।
Kp is defined when at least one species is gas. Kp तभी डिफाइन होगा, Kp तभी डिफाइन होगा जब एटलीस्ट वन क्या हो, गैस हो। अगर गैस नहीं है तो Kp आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, Kp आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपन को मालूम है गैस इक्वेशन के लिए Pv इक्वल टू nRT होता है, P इज इक्वल टू N बाई वी RT होता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, कंसंट्रेशन के होता है। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, कंसंट्रेशन के। इस बात का ध्यान रखें। अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो देखो Kp क्या लिखा जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, वही प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर इंटू m1, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू दी पावर m1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू दी पावर m2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू दी पावर n1, सॉरी ये n1 n2 था, n1 n2, और ये m1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू दी पावर m2 हो जाएगा। वेयर PA PB PC एंड PD आर partial pressure of A, B, C and D। PA, PB, PC एंड PD जो होंगे वो पार्शियल प्रेशर है किसके, ABCD के चारों के। ये हो जाएगा KP और KC। ये इन जनरल अपनी बात हो गई KP की। ठीक है, आगे बात करें। अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। KP और KC से रिलेटेड यहां तक अपनी बात हो गई। रिलेशन बिटवीन KP एंड KC अपन आगे नेक्स्ट बात करते रहेंगे। अब अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम की। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ KC एंड KP। कुछ इक्विलिब्रियम दे रहा हूं, उनके लिए KC एंड KP का एक्सप्रेशन लिखना है बस। सॉरी, ये दे रखा है, इनके लिए KP और KC के एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहले KC के लिख देता हूं, एक एक करके लिखते हैं। KC का प्रोडक्ट NH3
कि एक्टिव मास का स्क्वायर अपॉन N2 H2 रेज टू द पावर 3, ये हो जाएगा Kc। और Kp जो होगा, Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर के लिए Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर अपॉन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2 या फिर एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ SO3 का स्क्वायर। Kp जब लिखोगे इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर। थर्ड नंबर हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तो जब इसका Kc लिखोगे तो एक्टिव मास ऑफ CO2 आएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं आया? हेट्रोजीनियस सिस्टम में सॉलिड का एक्टिव मास 1 कंसीडर करते हैं। सिमिलर वे में Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सॉलिड का प्रेशर तो होता ही नहीं। सिमिलर वे में नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हेट्रोजीनियस सिस्टम दे रखा है, Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ H2S एंड Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S हो जाएगा। नेक्स्ट केस में Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ एस्टर मल्टीप्लाई बाई एक्टिव मास ऑफ H2O डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाई एक्टिव मास ऑफ एल्कोहल। Kp डिफाइन नहीं होगा, क्यों Kp डिफाइन नहीं होगा? एटलीस्ट 1 गैस होना चाहिए, कोई भी गैस नहीं है। लास्ट वाले केस में Kc डिफाइन करोगे तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, सॉलिड का एक्टिव इसको सॉलिड लेना है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है तो ये कंसीडर नहीं होगा। 1 अपॉन H2O का एक्टिव मास की पावर 5 और Kp जो होगा वो 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की होल पावर 5 हो जाएगा। ये लिखना है Kc और Kp। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए, सिंपल सी प्रॉब्लम है, यूनिट ऑफ Kc एंड Kp आइडेंटिफाई करनी है आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? यूनिट ऑफ Kc एंड Kp। चलो, यूनिट ऑफ Kc एंड Kp कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राइट द यूनिट ऑफ Kc एंड Kp, ये आपको यूनिट लिखनी है। जैसे ये इक्विलिब्रियम दे दिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट 2 टाइम्स अमोनिया गैस। ये मैंने आपको दे दिया अमोनियम कार्बेमेट दे रखा है सॉलिड, ये 2 टाइम्स अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस, ये इस टाइप का दे रखा है। 2 दे रखे, बस 2 ही खूब है। Kc की अगर यूनिट लिखोगे तो Kc की यूनिट हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर, इसकी पावर 2 लगेगी अपॉन मोल पर लीटर की पावर 4 लगेगी, तो सीधा सा लिख दो मोल पर लीटर की पावर -2। इसका मतलब मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng होता है, वेयर डेल्टा Ng इज इक्वल टू गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट के मोल। सिमिलर वे में Kp की यूनिट जो होगी वो प्रेशर हो गया ATM की पावर -2। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। इसका जब Kc लिखोगे तो ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास तो कंसीडर होगा नहीं, तो ये क्या हो गया? मोल पर लीटर की पावर 3 और Kp इज इक्वल टू ATM रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है? 4 ग्राफ दे रखे हैं रेट वर्सेस टाइम के।
ये ऐसा ग्राफ दिया मैंने, आराम से समझना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होनी चाहिए और बिकम्स कांस्टेंट। ये देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड का ग्राफ है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड का है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड का है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड का है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड का है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड का है। सुनना बात को, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल हो जानी चाहिए, यहां पे इक्वल हुई नहीं कभी। इस वाले केस में इस पॉइंट पे इक्वल तो हुई थी लेकिन उसके बाद कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले पॉइंट पे इक्वल हुई है और उसके बाद कांस्टेंट भी है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, सी ऑप्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, which of the following graph represent equilibrium, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। इस बार कंसंट्रेशन का ग्राफ है वर्सेस टाइम का। ये देखो ये 4 ग्राफ दे रखे, आराम से समझना। मैंने ये बोला था इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे बी सेम और नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट बिकम्स कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे देखो इक्विलिब्रियम आ गया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम के हो गए। अब सुनना बात को, अगर ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम के हैं तो तीनों में इक्विलिब्रियम आएगा, मींस ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका आप केसी कैलकुलेट करोगे तो पी बाई आर, इसका प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, तो केसी इज लेस देन 1 आएगा। इस वाले केस के लिए बात करोगे तो इसका केसी इज ग्रेटर देन 1 आएगा, और इसका केसी अगर बात करोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है तो इसका केसी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी से नोट करो, बोर्ड साफ करवाता हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो सुनना बात को। अगर मेरे को ऐसा दे रखा है कि केएफ जो है वो दे रखा है, अगर केएफ दे रखा है जैसे सपोज करो 2, केसी जो दे रखा है वो दे रखा है 0.8, अपन से पूछा केबी कितना होगा। ये लैंग्वेज में भी लिखा आ सकता है, फॉर ए पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 2, रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज 0.8, देन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अपन को मालूम है कि केसी जो होता है वो किसके बराबर होता है, केएफ अपॉन केबी के बराबर होता है। तो केबी इज इक्वल टू केएफ अपॉन केसी, KF is equal to 2, KC is equal to 0.8, then 2 upon 0.8 is equal to 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बात, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, 2a plus b converted into c for this equilibrium, for this equilibrium dx by dt is equal to 2 into 10 raised to the power minus 3 a square b minus 10 raised to the power minus 4 active mass of c, where x is equal to concentration, x is equal to concentration, then calculate equilibrium constant kc, देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैलकुलेट करना, आराम से सोचना, आराम से सोचे कि इक्विलिब्रियम जब आएगा तभी तो केसी कैलकुलेट होगा।
इक्विलिब्रियम पे चेंज इन कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, अगर ये कांस्टेंट होती है तो dx बाई dt क्या होगा, 0। इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो 2 इंटू 10⁻³ a स्क्वायर इंटू बी, इसको 0 के बराबर करोगे तो ये आएगा। अगर ये करोगे तो इसका मतलब c/a² इंटू बी जो आएगा वो ये आना चाहिए 20। अच्छा एक बात बताओ, इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा ना, एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए का स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अगर ऐसा लिखा जाएगा इसका मतलब तो ये हो गया कि केसी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। बोलो, ये सिंपल से क्वेश्चन है, देख लो, ये सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लॉजिकल बात है। चले आगे चले, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले अपन जो है वो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, आराम से समझना। केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है अपन को मालूम है। रिलेशन देखो क्या होगा, केपी इज इक्वल टू होता है केसी RT रेज टू द पावर डेल्टा NG, ये रिलेशन होता है। केपी आपको मालूम है, केसी आपको मालूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, डेल्टा NG गैस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के गैसीय मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसीय मोल, उसको बोलेंगे अपन। अब सुनना बात को, इसके अंदर 3 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये RT 1 से बड़ा ही होगा, अभी मैं बता दूंगा। 1 की पावर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा का मल्टीप्लाई होगा तो KP इज ग्रेटर देन क्या आएगा, KC। केस सेकंड, व्हेन डेल्टा NG लेस देन 0, अगर डेल्टा NG लेस देन 0 होगा उस कंडीशन में KP इज लेस देन क्या आएगा, KC आएगा। KP इज लेस देन KC। केस थर्ड, इफ डेल्टा NG इज इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा NG 0 हो गया तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। ये लो सुने बात को ढंग से, सुनना बात को। KP इक्वल टू KC कब होगा, व्हेन एक तो डेल्टा NG इज इक्वल टू 0 हो जाए तब KP इक्वल टू KC होगा। एंड अगर RT खुद इक्वल टू 1 हो जाए तो, अगर RT 1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब 1 की पावर कितनी लगाओ वो 1 ही आएगी, तो टेम्परेचर 1/R, और 1/R की वैल्यू कितनी होती है 12.3 केल्विन। तो जब टेम्परेचर 12.3 केल्विन होगा उस कंडीशन में भी KP और KC बराबर ही होंगे, उस कंडीशन में भी KP और KC बराबर ही होगा। एक बात बताओ, जब टेम्परेचर मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वो 12.3 केल्विन से तो ज्यादा ही है ना। अगर वो 12.3 केल्विन से ज्यादा है तो RT का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा की पावर अगर पॉजिटिव लगाते हो तो वो 1 से बड़ा ही होगा, और 1 से बड़े का मल्टीप्लाई KC के साथ करोगे तो वो ग्रेटर देन KC ही आएगा। बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये KP और KC में रिलेशन है, ठीक है। चले अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, बोला है राइट द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। राइट द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट 2 टाइम्स NH3 गैस, 2 टाइम्स SO3 गैस converted into 2 times SO2 gas plus O2 gas, and H2 gas plus I2 gas converted 2 times HI gas। ये ठीक है। मैंने क्या किया, इसका डेल्टा NG चेक किया, इसका डेल्टा NG कितना है, माइनस में 2 है। इसका डेल्टा NG कितना है, माइनस का 2 है। अगर इसका डेल्टा NG माइनस का 2 होगा, अगर इसका डेल्टा NG माइनस का 2 होगा, इसका मतलब KP इज लेस देन KC होगा। इसका डेल्टा NG इक्वल टू 1 है,
मीन्स केपी इज ग्रेटर देन केसी, और इसका डेल्टा एन जी 0 है तो केपी इज इक्वल टू केसी। बस यही तो पूछा था मैंने। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। CO गैस प्लस हाफ O2 गैस in equilibrium to CO2 gas, what is the value of Kp by Kc? ठीक है, what is the value of Kp by Kc? इसका अगर आप डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे, इसका अगर डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे तो आएगा माइनस का हाफ। तो अपन को मालूम है Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT रेस टू द पावर माइनस हाफ, तो Kp बाई Kc जो होगा वो RT रेस टू द पावर माइनस हाफ आएगा, या 1 अपॉन रूट RT आएगा, या 1 अपॉन रूट RT आएगा। अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे देता है, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन, तो 1 बाई RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर 300 है, R की वैल्यू 1/12 तो 25 का स्क्वायर रूट 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 0.2। ये लो, ये दो क्वेश्चन बन गए अलग से। चलो आगे, इस टाइप से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, और पूछने का तरीका क्या, log of the Kp plus 2 times log of the RT is equal to log of the Kc is valid for, ये किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑप्शन 2SO3 गैस कन्वर्ट टू SO2 गैस प्लस O2 गैस, सेकंड 2 टाइम्स अमोनिया गैस convert N2 gas plus 3 times H2 gas, PCl5 gas converted into PCl3 gas plus Cl2 gas, and D none of these, D none of these। इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है। एक बात सोचे आप आराम से, ये Kp और Kc में रिलेशन ही तो है अल्टीमेटली, तो उसका लॉग लिया हुआ, बस ये तो काम है। तो मैंने कहा देखो इधर देखना, Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT रेस टू द पावर डेल्टा Ng, इसका लॉग ले ले आप, तो लॉग ऑफ द Kp इज इक्वल टू लॉग ऑफ द Kc प्लस डेल्टा Ng लॉग ऑफ द RT हो जाएगा। बोलिए, अगर ये हो जाएगा तो इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा। अगर ये होगा तो अब इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्या माइनस का 2 कहीं दिख रहा है क्या, इसका डेल्टा Ng कितना है प्लस का 1, नहीं होगा, डेल्टा Ng प्लस का 2, डेल्टा Ng प्लस का 1, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस। यहां पे अगर इक्वेशन ऐसी लिख रखी होती N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स अमोनिया गैस में, तो ये राइट होता, इसका डेल्टा Ng कितना होता, माइनस का 2 होता। ठीक है, तो ये इस टाइप का रिलेशन पूछे तो आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्टेड SO3 गैस, ये ऐसा दे रखा है, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्टेड SO3 गैस के अंदर। आराम से समझना, ठीक है, आराम से समझना। अगर मैंने इसका लिए बोला कि Kp इज इक्वल टू 0.6 ATM रेस टू द पावर माइनस हाफ है, सही बात है, पावर तो माइनस हाफ ही लगेगी। अगर मेरे से बोले कैलकुलेट Kc एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, ये पूछा है। ठीक है, तो समझना बात को, मेरे को मालूम है Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT रेस टू द पावर डेल्टा Ng, Kp 0.6 Kc RT -1 मीन्स 0.6 इज इक्वल टू Kc, R की वैल्यू 1/12 और ये 300 की पावर माइनस हाफ भैया, तो 0.6 हो जाएगा यहाँ, और इधर हो जाएगा Kc, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो Kc इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर की पावर माइनस का हाफ हो जाएगा। मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा।
चले आगे, बोलो। इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन और देखें, इसके ऊपर लास्ट प्रॉब्लम एक और देखें। क्या लास्ट प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू ऑफ केपी इज इक्वल टू 40 ATM स्क्वायर है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ केसी एट 727 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू गिवन है 0.08 लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन। ये है, ये आपको गिवन है। सुनना बात को, मेरे को इक्वेशन गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ये डेल्टा एनजी हो गया ना 2, तो ये डेल्टा एनजी हो गया, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू द पावर 2, ये 40, ये केसी। आर की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर कितना 1000 केल्विन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, तो 1/160, ये कैसी हो जाएगा 1/160। बात आ गई समझ में? यहां तक बोलो, यहां तक बात क्लियर? जल्दी से नोट करो। फिर अपन अब आगे बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं। करो जल्दी से नोट करो, मैं साफ करवाता हूं बोर्ड को। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन से फैक्टर होते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर होते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं। समझना बात को, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो सुने बात को। 2 फैक्टर अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट, मोड ऑफ द रिएक्शन, मींस आप रिएक्शन का मोड कैसे लिखते हो, एंड सेकंड टेम्परेचर। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं, मोड ऑफ द रिएक्शन एंड टेम्परेचर को। आराम से समझना। फर्स्ट, मोड ऑफ द रिएक्शन। मोड ऑफ द रिएक्शन में समझिएगा बात को। अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा, एक रिएक्शन है A कन्वर्टेड B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू K, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2A कन्वर्टेड टू B। इसके लिए मैंने पूछा है आपसे, A कन्वर्टेड है B में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो 2A कन्वर्टेड इनटू 2B, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो मैं आपको लॉजिक तो बता ही रहा हूं, लॉजिक आए कैसे वो समझे। इसका K लिखा जब आपने, तो इसका K ऐसे लिखा जाएगा B/A, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब इसका Kc डैश लिखा जाएगा तो एक्टिव मास ऑफ B का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A का स्क्वायर, मींस एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A का होल स्क्वायर। इसकी जगह K लिख सकते हो, तो वापस क्या आएगा K स्क्वायर आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा K स्क्वायर, तो Kc डैश आ गया K स्क्वायर। सुनना बात को, कंक्लूजन ये निकलेगा, अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी रिएक्शन को अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट से सेकंड रिएक्शन आया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में चला जाएगा सीधा। देखो K स्क्वायर हो गया, सीधा क्या बन जाएगा K स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और समझ लेते हैं अपन। अगर आपने लिखा A कन्वर्टेड B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और आपने इक्वेशन ऐसे लिख दी 3A कन्वर्टेड 3B, और इसका बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश है, तो कितना होगा, तो अपना आंसर सीधा सिंपल सा ये हो जाएगा। आपने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो K क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चले सेकेंड नंबर एग्जांपल। A कन्वर्टेड B, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज K, then equilibrium constant of B converted into A is Kc dash, then what is the value of Kc dash? वही तरीका, K is equal to B/A and Kc dash is equal to A/B, active mass of A upon active mass of B, means 1 upon active mass of B upon active mass of A is equal to 1/K। Kc डैश इज इक्वल टू 1/K, ये होगा, है ना।
अगर ये होगा तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, सुनना बात को। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्ट कर दिया, अगर आपने रिएक्शन को क्या किया, रिवर्ट किया, तो रिएक्शन रिवर्ट करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाएगा। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्ट किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाना चाहिए, जैसे 1/k हो गया। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखें, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म बताता हूं। A कन्वर्टेड B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू K है। आपको बोला हाफ B कन्वर्टेड इनटू हाफ A, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश, ये ऐसा पूछा है। इस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे वो समझिएगा। मैं पहले इस हाफ को भूल जाऊं, इस रिएक्शन को आपने रिवर्ट किया है, तो रिएक्शन को रिवर्ट करने पर 1/k, उसके बाद आपने इक्वेशन को किया हाफ से मल्टीप्लाई, तो वो हाफ चला जाएगा पावर में, तो 1/√k, 1/√k हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई? 1/√k हो जाएगा। चले नेक्स्ट बात करते हैं। मैं यहां पे Kc को K कंसीडर कर रहा हूं, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होगी, वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपन इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये तो 3rd नंबर लेक्चर है, अभी अपने पास 3 लेक्चर पड़े, उसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ Kp Kc, और एक रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ Kp एंड Kc। तो 3 लेक्चर में अपन खूब सारे कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह। चलिए डी पार्ट देखें। अगर मेरे को ऐसा दे रखा है A कन्वर्टेड B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, B कन्वर्टेड इनटू C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, एंड C कन्वर्टेड इनटू D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। देन मेरे से पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A टू D, ये पूछा है, आराम से समझना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू होगा B/A, ये होगा C/B, और ये होगा D/C। क्या इस K जो होगा वो ये होगा D/A। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, B/A मल्टीप्लाई बाई C/B मल्टीप्लाई बाई D/C। तो देखो अल्टीमेटली C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, D/A बच जाएगा। इस B/A की जगह क्या लिख सकते हो आप, K1, उस C/B की जगह K2, और D/C की जगह K3। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू K1, K2 एंड K3 हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई में, K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3। ओवरऑल हुआ ये, अगर इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करते हो तो C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, A कन्वर्टेड होगा D में। इसका मतलब जब रिएक्शन को ऐड किया जाता है, जब रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते जाएंगे। देखो K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3, जब रिएक्शन ऐड होगी उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही बात, ये इसका थर्ड लॉजिक है मोड ऑफ द रिएक्शन का। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे प्रीवियस ईयर में आई हुई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ई प्रॉब्लम देखें। A कन्वर्टेड B, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, एंड C converted into B, equilibrium constant is K2. Then what is the equilibrium constant for A to C? A to C. चलिए K1 is equal to B/A, K2 is equal to B/C। एक्टिव मास मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, है नॉर्मल लिख दिया मैंने। इसका Kc जो होगा वो ऐसा लिखा जाएगा C/A। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, B/A अपॉन B/C। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, C ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई A। तो Kc इज इक्वल टू B/A इज इक्वल टू K1/K2, K1/K2। ये K1/K2 कहां से आया, समझना आराम से। K1/K2 कैसे आएगा, अगर आपने रिएक्शन को माइनस किया, ये देखो अगर रिएक्शन को माइनस करते हो तो B से B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस C इक्वल टू 0, तो A कन्वर्टेड इनटू C। अगर रिएक्शन को माइनस करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, अगर रिएक्शन को माइनस करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये 4 रूल है, कौन कौन से। अगर आपने इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो फैक्टर पावर में चला जाएगा। सेकेंड नंबर, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्ट किया तो 1/, हो जाना चाहिए। थर्ड नंबर, अगर रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
और फोर्थ नंबर अगर रिएक्शन को माइनस किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिकली 4 रूल्स है। चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये पहला फैक्टर मोड ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर? टेम्परेचर। ये 5 एग्जांपल बताए मैंने एज ये 5 क्वेश्चन है। यहां पे इसकी वैल्यू 10 दे रखी होगी तो बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ, तो 10 का स्क्वायर 100। समझ रहे हो बात? ऐसे वैल्यू दे रखी होगी। जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ मैं पढ़ा क्या रहा हूं और आ क्या रहा है एग्जाम में। चलो, टेम्परेचर के लिए कैसे वेरिएशन करता है? डी बाई डी टी ln ऑफ दी के इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है, मैंने क्या किया, डी ऑफ दी ln के इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। इस इक्वेशन का कर दो इंटीग्रेशन, K1 से लेके K2 तक हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक हो जाएगा। ये देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx, ये x मान रहा हूं तो dx हो गया। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। x होता है तो इसको मैंने लिख दिया ln ऑफ दी k, K1 टू K2 डेल्टा एच बाई आर माइनस का 1 बाई टी, अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1, इधर हो जाएगा ln K2 बाई K1, लिमिट लग के अगर इसे सॉल्व करें तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, अगर आपको लॉग बेस 10 चाहिए तो बेस 10 चाहिए तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.303। अब समझना बात को, मेरे पास दो ही केस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये लो। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर T2 को आपने बड़ा रखा तो ये वाला जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखो T2 100 कंसीडर करो तो 1/100 0.01, और T1 को 10 कंसीडर करो तो 0.1, ये डिफरेंस पॉजिटिव ही बनेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब लॉग जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। मीन्स K2 by K1 is greater than 1, K2 by K1 is greater than 1 means K2 is greater than K1। K2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। व्हाट इज द K2? K2 होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। K2 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब या तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है या रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट का इंक्रीज होना, रिएक्टेंट का डिक्रीज होना, इसका मतलब रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट का इंक्रीज होना, रिएक्टेंट का डिक्रीज होना, इसका मतलब रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर वे में अगर मैं इसके लिए बात करूं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 तो ये वाला जो होगा नेगेटिव बनेगा। लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब K2 अपॉन K1 इज लेस देन 1, इट मींस K2 इज लेस देन K1। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, K की वैल्यू डिक्रीज हो गई, K की वैल्यू डिक्रीज हुई, इसका मतलब या तो प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ होगा या रिएक्टेंट इंक्रीज हुआ होगा। प्रोडक्ट का इंक्रीज होना, प्रोडक्ट का डिक्रीज होना, रिएक्टेंट का इंक्रीज होना। रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रही है बात? रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड एंड रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो मैं तो सिंपल सा बोलता हूं, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो एरो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। बस आप तो ये ध्यान रखिए, एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर का एरो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी अपवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपवर्ड में है, इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो P इंक्रीज होना या फिर रिएक्टेंट डिक्रीज होना। इन दोनों का मतलब फॉरवर्ड होता है। टेम्परेचर का कम होना, इसका मतलब K का भी कम होना, K का कम होना, इसका मतलब या तो P कम होना या R बढ़ना।
इसका मतलब बैकवर्ड। ठीक है, सिमिलर वे में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात की जाए तो एरो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज देन के डिक्रीज। के डिक्रीज मींस पी डिक्रीज और आर इंक्रीज। पी का डिक्रीज होना, आर का इंक्रीज होना, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर डिक्रीज होना, इसका मतलब के इंक्रीज होना। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आ जाएगा। बात क्लियर? बोलो। ये बेसिक जो थे वो दो फैक्टर थे जिनके ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, जिनके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। अगर आपको बोले कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा क्या? नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। बातें सारी क्लियर? मोड ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग सारे क्लियर हो गए। ये अपना लेक्चर यहां तक कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ केपी एंड केसी एंड देन कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। दो लेक्चर में अपने यही बात चलेगी, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी तक। उसके बाद लास्ट वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।